गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा नया टॉपिक आवर्त सारणी के बारे में हम देखते हैं। अभी तक मैंने आपको आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में बता दिया था। जैसे सन 1800 के अंदर 31 तत्वों की खोज हुई थी। सन 1865 के अंदर 63 तत्वों की खोज हुई। उसके बाद डोबेरोइड ने अपना त्रिक का नियम दिया। फिर जो एबीडी ने अपना नियम दिया वृत्ताकार वाला। उसके बाद अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया। फिर लोथर मेयर और मेंडेलीफ ने जो आवर्त सारणी अपने आधार से बनाई उसके बारे में हमने बात की। फिर मैंने आधुनिक आवर्त सारणी की बात की। यह जो है वह आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम वर्तमान आवर्त सारणी भी कहते हैं। बच्चों इस पूरी आवर्त सारणी में अब कुल मिलाकर 118 तत्व है। कुल मिलाकर 118 तत्व है। इन 118 तत्वों में बच्चों 92 तत्व वह प्राकृतिक रूप से यानी कि कुदरती तौर से, और बाकी के जो है यानी कि 118 में से 92 जो है वह प्राकृतिक है। बाकी के जो है उसके ऊपर जो कुदरत में से या प्राकृतिक तौर पे जो हमें एलिमेंट मिले, तत्व जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, उनके अंदर कुछ जो मानव के आधार से अपने आधार से जो बदलाव किया है उस तरह से दूसरे किया। हालांकि कई जगह पे आपको तत्व 114 ऐसा भी 9वीं और 10वीं कक्षा में आ गया था, क्योंकि उस समय ये जो 4 तत्व है उनकी खोज नहीं हुई थी, जबकि अब कंप्लीट हो गई। यानी कुल मिलाकर अपनी आवर्त सारणी में 118 तत्व, उन 118 तत्वों में से 92 प्राकृतिक है। आप देख रहे हो ये जो पूरा जो डिजाइन जो आपके सामने चार्ट रखा है वह आवर्त सारणी का है। दोबारा बता देता हूँ, यह आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी या फिर वर्तमान आवर्त सारणी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हो ये जो खड़ी लाइन, ये जो खड़ी लाइन उसे हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समूह। समूह या फिर वर्ग। एनसीईआरटी के अंदर यह वर्ग ऐसा लिखा है। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने होते हैं। देख सकते हो 1 2 3 से लेकर कुल मिलाकर कितने होते हैं बच्चों? 18 होते हैं। जो खड़ी लाइन है उन्हें हम वर्ग कहते हैं, और वर्ग कितने हैं? 18। एस विभाग, डी विभाग, पी विभाग, एफ विभाग, इस तरह से चारों भागों में बांट दिया। ऐसा मैंने जो अपने लास्ट लेक्चर में कहा। और कुल मिलाकर वर्ग अपने कितने हुए? 18। अब दूसरी बात बच्चों, आवर्त सारणी के अंदर आवर्त कितनी है? ये जो आगे आपको जो पूरी लाइन दिख रही है उसे हम क्या कहेंगे? आवर्त। यानी ये 1 से लेकर कितनी होती है? 7। आप देख सकते हो 1 से लेकर कितनी है? 7। आपकी केमिस्ट्री की किताब में भी यह पीरियोडिक टेबल दिया गया है। आप उसका पेज नंबर 79 निकालो, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही पीरियोडिक टेबल है, और उसके आधार से सीखो बच्चों। यानी वर्ग 18, आवर्त 7 होती है। अब ध्यान में इंपॉर्टेंट बात है, यह पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को हमने 4 भागों में बांट दिया, जिसे हम कहते हैं, एक कहते हैं एस विभाग। कौन सा विभाग कहते हैं? और एस विभाग के बारे में मैंने यहाँ बताया। दूसरा कहते हैं पी विभाग, फिर कहते हैं डी विभाग, और चौथा एफ विभाग। इंपॉर्टेंट जो बात है, अब हम शुरुआत करते हैं एस विभाग के तत्व से। यानी आपको जनरल इंफॉर्मेशन जो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल की प्राप्त हो गई। पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। आवर्त जो होती है वो 7 होती है। कितने होती है? 7। आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 118 तत्व होते हैं, जिनमें 92 व प्राकृतिक होते हैं। अब एस विभाग की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा है एस ब्लॉक। क्या कहा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक यानी कि क्या? यहाँ पे लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि तत्व, यानी एस विभाग के तत्व। तो एस विभाग सबसे पहले कौन कौन से वर्ग में आता है? तो एस विभाग पहले और दूसरे वर्ग में आता है। ये देख सकते हो, पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, और ये पहला और दूसरा वर्ग मिलाकर क्या बनता है बच्चों? एस विभाग बनता है। पहला और दूसरा वर्ग मिलाकर क्या बनता है बच्चों? एस विभाग बनता है। अब एस विभाग में जो पहला वर्ग है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? NS1। दूसरा जो वर्ग है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? NH2। क्या होगी? NH2। ध्यान देना बच्चों, NS1 यानी कि जब आप अपनी किताब में पेज नंबर 79 पे देखोगे, हाइड्रोजन की वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 1s1 लिखा होगा। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम लिखा होगा तो उसमें देखोगे बच्चों 2s1 लिखा है।
लिथियम के नीचे सोडियम लिखा होगा तो उसमें देखोगे 3s1 है। सोडियम के नीचे बच्चों पोटेशियम है, पोटेशियम में देखोगे तो 4s1 लिखा है। पोटेशियम के जो नीचे आपको रुबेडियम लिखा है तो उसमें 5s1, रुबेडियम के नीचे सीजियम है उसमें 6s1 है, और सीजियम के नीचे फ्रांसियम उसके अंदर 7s1 है। यानी कि आगे की n की वैल्यू बदलती है, पीछे सब जगह पे क्या है s1 s1 s1। मैं कौन से वर्ग की बात कर रहा हूँ बच्चों? पहले वर्ग की। कौन से वर्ग की? पहले। वैसे ही अगर दूसरा वर्ग देखोगे तो उसमें लाइन से तत्व आपको आने चाहिए। बेरिलियम सबसे पहले देखो बच्चों क्या लिखा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम के नीचे कौन सा लिखा है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से नीचे बेरिलियम और रेडियम। अब ध्यान में रखना बच्चों, इसे बेरिलियम कहते हैं Be, और इसे बेरियम Ba, दोनों के अंदर बोलने जाएंगे तो ज्यादा अंतर लगेगा नहीं। अगर लियम ऐसा शब्द पीछे आ जाता है, पीछे लियम ऐसा शब्द आता है तो Be, बेरिलियम, Be, बेरिलियम। अगर बेरियम लियम शब्द ना आता बेरियम तो Ba, बेरियम, यानी क्या होगा? इन सभी के अंदर आप दूसरे समवर्ग के अंदर देखोगे बच्चों तो सभी के बाद 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 ऐसा लिखा होगा। यानी इसीलिए हमने दूसरे वर्ग की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बता दी? ns2। अब आते हैं पहला जो वर्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षारीय धातु। और दूसरा वर्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पहले वर्ग को क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यानी अगर आपको एस ब्लॉक के बारे में पूछा जाए तो आप सबसे पहले लिखेंगे एस ब्लॉक, यानी पहला वर्ग और दूसरे वर्ग में उपलब्ध होता है। पहला और दूसरा वर्ग मिलकर एस ब्लॉक बनते हैं। उसमें जो पहला एस वर्ग 1 होगा उसे क्षारीय धातु कहते हैं, वर्ग 2 होगा उसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय धातु की इलेक्ट्रॉन विन्यास ns1 है, क्षारीय मृदा धातु की इलेक्ट्रॉन विन्यास ns2 है। इन सभी एस विभाग के अंदर जितने भी तत्व हैं उन सभी का एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम होगा। उन सभी का एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम। और वह एस विभाग के अंदर जितने भी तत्व हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दान करने की वृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दान करने की वृत्ति रखते हैं। क्योंकि उनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 होगा या 2 होगा। 1 और 2 होगा तो वह क्या करेंगे? दान करेंगे। यानी यहाँ पे आपको लिखा है सरलता से वह इलेक्ट्रॉन क्या कर देते? दान कर देते। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो +2। पहला जो वर्ग है वो 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, उसके पहले वर्ग का तो 100% कभी भी पूछा जाए पहला वर्ग होगा तो +1 ही होगा। अगर दूसरा वर्ग होगा तो +2 ही होगा, क्योंकि दूसरा वर्ग 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, पहला वर्ग 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब लिखा धात्विक लक्षण इसके अंदर क्या होता है? मैंने क्या लिखा है? धात्विक लक्षण। ये सारी की सारी एस विभाग में जितने भी तत्व सभी के सभी क्या है? धातु, सभी के सभी धातु। और इनके धात्विक लक्षण क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं और यह बहुत ही क्रियाशील होता है। ये सारी धातु क्या होती है? बहुत ही क्रियाशील होती है, जो उसको प्योर फॉर्म में प्राकृतिक रूप से तो मिलती भी नहीं, उसके यौगिक के स्वरूप में मिलती है। क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में अगर मिल जाए तो जैसे कि आपको पता है सोडियम को हवा में खुला रखने से अपने आप वह जल जाता है, अपने आप क्या होता है? जल जाता है। यानी उन धातु की क्रियाशीलता क्या बहुत ही अधिक है। यह आयनिक यौगिक बनाते, यानी कि जो पहले समूह और दूसरे समूह के तत्वों के आधार से जब कोई आप यौगिक बनाओगे तो उसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और एस विभाग उसके बारे में बता दूं, जो एस कक्षक होती है, एस कक्षक जो होती है एस विभाग में तो नहीं आएगा लेकिन इसके साथ बता देता हूँ। एस कक्षक जो होती है उसका आकार क्या होता है? गोलीय होता है। कंप्लीट एस विभाग अपना कंप्लीट हो गया। अब आते अपने कौन से ऊपर? पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के ऊपर? पी। तो पी ब्लॉक आप देख रहे हो यहाँ से शुरुआत होती है 13 से लेकर 18। पी ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? 13 से लेकर 18, यानी पहला ही पॉइंट आ जाएगा। पी विभाग के बारे में पूछा जाए तो पी विभाग 13 से लेकर 18 वर्ग तक होता है। पहला अपना पॉइंट क्या आएगा? पी विभाग 13 से लेकर 18 वर्ग तक होता है। अब उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 13वां जो वर्ग उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास देखोगे तो क्या होगी? NH2 जैसा अभी कहा। यहाँ देखोगे सब में NH2 बना, n की वैल्यू बदलेगी लेकिन सब में s के अंदर 2 और p के अंदर सब में 1। अगर मैं 13वां समूह बोलूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 18वां समूह बोलूं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये इस तरह से 18 समूह। 18 समूह में आप देखोगे तो सब में क्या आएगा? NH2। यानी कि आपको पी विभाग में बता देना है। सबसे पहले 13 से लेकर 18 वर्ग तक होता है।
उनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 से लेकर NH2 से लेकर NH2 तक होती है। उसके बाद जो 18वां समूह, कौन सा समूह बच्चों? 18वां समूह। 18वें समूह को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। यानी 18वां समूह पूरा है वो गैसीय अवस्था में ही होगा। 18वां समूह जो है वह गैसीय अवस्था में, और उत्कृष्ट नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? हमने उत्कृष्ट नाम, क्योंकि उनकी अंदर, उनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संपूर्ण रूप से क्या होते हैं बच्चों? भरे हुए होते हैं। अगर आप कक्षा के अंदर आप जैसे कि हीलियम और आर्गन की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे तो उसमें पाओगे कि उसकी जो कक्षा है सारी भरी हुई है, या बाह्यतम कक्षा संपूर्ण भरी हुई है। बाह्यतम कक्षा संपूर्ण भरी हुई होने के कारण ना तो वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इसीलिए लिखा है कि उनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? बहुत ही कम। उनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? बहुत कम। भाई बहुत कम क्यों है? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या तो प्राप्त करने पड़ेंगे, और ऐसी वृत्ति वो रखता नहीं, ऐसी वृत्ति वो रखता नहीं। इसीलिए उनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? बहुत कम। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बाह्यतम कक्षा संपूर्ण भरी हुई है इसलिए। और बाह्यतम कक्षा संपूर्ण भरी हुई, इसलिए उसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। दूसरा नाम उसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। यानी 18वें समूह में हमने क्या कहा? उत्कृष्ट गैस नाम दिया। उत्कृष्ट गैस क्यों कहा? क्योंकि उसकी बाह्यतम कक्षा संपूर्ण भरी हुई है। भाई हमें कहाँ से पता चलेगा? तो हम उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे और KLM के रूप में बांटेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बाह्यतम कक्षा उसकी संपूर्ण भरी हुई है। अब बाह्यतम कक्षा भरी हुई है तो उससे क्या होगा? उससे वह दूसरे तत्वों को इलेक्ट्रॉन दान करेगा नहीं, ना तो प्राप्त करेगा। अब लेना देना है क्या? कोई संबंध ही नहीं होगा, तो फिर संबंध कहाँ से बनेगा? इसीलिए यह रासायनिक अभिक्रिया इनकी क्या होती है? बहुत कम होती। अब 18वें समूह के बाद हम देखते हैं 17वां समूह। कौन सा समूह बच्चों? 17वें समूह को हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। 17वें समूह को बच्चों हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। यानी कि 17वां समूह का नाम क्या है? हैलोजन। अब 17वें समूह के मैं तत्व आपके सामने बोल देता हूँ बच्चों, ध्यान देना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये 17वें समूह के यानी 17वें वर्ग के तत्व। इन सभी की इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिखोगे, इन सभी की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इनकी बाह्यतम कक्षा में, इनकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। कितना बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। यानी कि अष्टक की जो संरचना पूर्ण करने में, अष्टक की संरचना पूर्ण करने में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम होता है। कम होने के कारण ये लोग किसी के साथ क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन मांग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मांग लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करने के कारण 17वें समूह का जो ऑक्सीडेशन आंक होता है उसे क्या कहते हैं? -1। मैंने आगे बताया था बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करोगे तो क्या कहा जाएगा? -1। अगर एक इलेक्ट्रॉन दान करोगे तो क्या कहा जाएगा? +1। 17वें समूह में किसी भी तत्व की आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे जो आपको आती है, तो उसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन अष्टक की रचना कंप्लीट करने में कम होता है। कम होने के कारण वह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्राप्त करने की वृत्ति दर्शाता है। अब वैसे 16वें को हम क्या कहते हैं? चालकोजन। क्या कहते हैं? चालकोजन। 16वें समूह को यानी 16वें वर्ग को हम क्या कहते हैं? चालकोजन कहते हैं। चालकोजन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, यह पूरा आपका 16वां समूह है। जो 16वां वर्ग है, 16वें वर्ग के अंदर भी आप जैसे ऑक्सीजन लिखोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे, उसको कक्षा में कन्वर्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि उसकी अष्टक की रचना कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे। अष्टक की संरचना कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉन क्या पड़ रहे? कम पड़ रहे। यानी कि 16वां समूह के सारे तत्व 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की वृत्ति दर्शाते। वह इलेक्ट्रॉन क्या प्राप्त करने की वृत्ति दर्शाते? कौन सा? 16वां समूह और 17वां समूह। 17वां समूह का तो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, 16वां का तो 2 करेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन सभी 16वें समूह का जो ऑक्सीडेशन आंक होता है वह क्या होता है? -2। और यहाँ पे लिखा है 16वां और 17वां समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के गुण दर्शाते। अब लिखा है वर्ग में ऊपर से नीचे आए, यानी कि ये वर्ग है, ऊपर से ना आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे बच्चों धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। कौन से लक्षण बढ़ेंगे? धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। मैंने आपको एस विभाग में कहा था सारी की सारी क्या है? धातु ही है। एस विभाग में क्या कहा था? सब के सब धातु है। पी विभाग में बच्चों ऐसा नहीं है। 13 से लेकर 18 तक का जो वर्ग है उसमें आप देखोगे तो सभी की सभी धातु नहीं है।
यहाँ पे आपको कुछ धातु होगी, कुछ अधातु होगी और कुछ अर्ध धातु भी होगी। तो कहाँ से पता चले? तो जो जैसे कि बोरॉन अधातु है, बोरॉन क्या है? अधातु है। लेकिन एल्यूमिनियम जैसे जैसे अपने ऊपर आएगी, पहले क्या आएगी? अधातु, फिर क्या आएगी? अर्ध धातु, और फिर क्या आएगी? धातु। जैसे अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो नाइट्रोजन अधातु, फास्फोरस अर्ध धातु, और ये क्या होगी? धातु। उस तरह से आपका क्रम दिया गया। यानी जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। यानी अगर आपको ये मालूम पूछना हो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यूरेनियम और थैलियम में सबसे ज्यादा धात्विक लक्षण किसके होंगे? थैलियम के। सबसे कम किसके होंगे? बोरॉन के। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण क्या होंगे? बढ़ेंगे। ये हमारा पी विभाग हो गया। पी विभाग की दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले लिखना है कहाँ से कहाँ तक है, तो 13 वर्ग से लेकर 18 वर्ग तक पी विभाग होता है। पी विभाग की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2 Np1 से लेकर NH2 Np6 होता है। फिर हमने उसके 3 वर्ग के बारे में 18वां यानी उत्कृष्ट, 17वां यानी हेलोजन, 16वां यानी चाल्कोजन। अब उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट नाम क्यों दिया वो बताना है। अब जो हेलोजन है तो उसकी क्या विशेषता है वो बतानी है। चाल्कोजन की क्या विशेषता है वो बताना है। फिर आपको वही बताना है कि 16वां और 17वां इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के गुण। फिर ऊपर से नीचे आते वैसे वैसे धात्विक लक्षण क्या होते? बढ़ते हैं। यानी ये अपना पी विभाग कंप्लीट किया। अब हम डी विभाग, कौन सा विभाग देखते हैं? ध्यान से देखना बच्चों। डी विभाग तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह यानी तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक होता है। यानी ये पहला पॉइंट आ गया। डी विभाग कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? तो डी विभाग तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और देख सकते हो जो डी विभाग है वो एस विभाग और पी विभाग के बीच में है। एस और पी के बीच में, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। एस इधर, पी इधर, और दोनों के बीच में कौन है? डी है। यानी ऐसा कह सकते हैं दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए उसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी विभाग के सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। डी विभाग की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो या एफ विभाग लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो डी विभाग की इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरह से n-1 डी रेस्ट आपको 1 से 10 का है, ns 0 से। अब ऐसा कहां से आया? तो यहाँ n-1 क्यों किया है? n यानी कि देखो आवृत्ति कौन सी है? चौथी। 4-1 करोगे तो क्या आएगा? 3। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वह क्या होंगे? T3d। और यहाँ n की वैल्यू क्या है? 4। इसीलिए मैंने क्या लिखा? n-1 लिखा। यहाँ आप अपने किताब के अंदर पेज नंबर 79 पे बच्चों देखोगे तो चौथी आवर्त होगी और उसके अंदर जो डी लिखा होगा उसके आगे क्या लिखा होगा? 3d लिखा होगा। अगर 5वीं आवर्त होगी तो क्या लिखा होगा? 4d। इसलिए क्या है? n-1 कंप्लीट। 5वीं आवर्त है तो n की वैल्यू 5-1 करोगे तो क्या आएगा? 40। यानी 5वीं आवर्त में जो डी कक्षक होगी उसके आगे क्या आएगा? 4 आएगा। अगर 6ठी आवर्त में होगी तो क्या आएगा? 5 कंप्लीट। 1 से 10 क्यों? यानी यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते। 1 से लेकर कितने भरे जाते हैं? 10 कंप्लीट। इसलिए क्या लिखा है? n-1 1 से 10। जैसे p में था 1 to 6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, वैसे ही 1 से 10। लेकिन ये ns 0 से 2 का मतलब क्या है? यानी कि डी विभाग के अंदर जो एस विभाग होता है उसमें 0 भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। इसलिए हमने क्या लिखा है? ns 0 से 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब ये जो डी विभाग है उसमें सभी की सभी क्या है? धातु। सभी धातु है, कोई भी अधातु ऐसा कुछ है नहीं। डी विभाग में जितने भी तत्व है वह सभी क्या है? धातु। एस विभाग में भी जितने तत्व थे वो क्या थे? धातु। पी विभाग में 3 थे, धातु, अधातु और अर्धधातु। जबकि डी पूरा का पूरा क्या है? धातु। पूरा का पूरा धातु है, दोनों के बीच में है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा, इन धातुओं के जो आयन होंगे, ये जो सारी धातुओं के जो आयन होंगे वह सारे के सारे आयन क्या होते हैं बच्चों? रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। यानी कि इन सभी धातु के आयन क्या होते हैं? रंगीन। और ये जो धातु है
डी विभाग की कुछ धातु होगी, डी विभाग की कुछ धातु होगी, वो उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करती है। किसके तौर पे कार्य करती है बच्चों? उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करती है। उत्प्रेरक यानी क्या? अभिक्रिया का जो वेग बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, जो 10वीं कक्षा के अंदर आ चुका है। अभिक्रिया का जो वेग बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो डी विभाग की कुछ धातु उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करती है। डी विभाग भी कंप्लीट होगा बच्चों। पहले क्या लिखना है, कहाँ से कहाँ तक? तो 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12। दूसरा पॉइंट उसमें क्या बताएंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो n-1 d रेज़ टू 1 से लेकर 10 यानी 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ns 0 से लेकर 2। अब ns का मतलब अगर ये आवर्त 4 है तो यहाँ पे जो s होगा उसमें क्या लिखा होगा, 4 लिखा होगा। अगर मैं चौथी आवर्त की बात करूँ बच्चों, कौन सी आवर्त की बात करूँ? चौथी। तो चौथी आवर्त में क्या होगा, 3d होगा। चौथी आवर्त में क्या होगा, 3d। और क्या होगा, 4s। अगर मैं पांचवी आवर्त की बात करूँ तो 4d और क्या होगा, 5s। इसीलिए इन दोनों में बदलाव हो रहा है, इसलिए मैंने n-1 से बच्चों बताया। कंप्लीट। अब डी विभाग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एफ विभाग के बारे में। एफ विभाग जिसे हम छठी और सातवीं आवर्त में दर्शाते हैं। यहाँ देखो एरो करके बच्चों लिखा है। अब जो आप वास्तविक अपना जो आवर्त सारणी देखेंगे बच्चों, तो उसमें ये कोई समूह में नहीं है, यह आवर्त में होता है। अभी तक हमने एस विभाग का पहले और दूसरे वर्ग में, पी विभाग का 13 से लेकर 18 वर्ग में, डी विभाग का 3 से लेकर 12 वर्ग में। लेकिन एफ विभाग वह छठी और सातवीं आवर्त में आता है। एफ विभाग छठी और सातवीं आवर्त में आता है। तो छठी आवर्त कहाँ है, इधर। सातवीं आवर्त किधर है, इधर। अब यहाँ पूरा एफ लिखने में पूरा मैथमेटिकल जो होता है वो पूरा चित्र क्या होता है, बिगड़ जाता है। इसलिए छठे और सातवें आवर्त को हम कहाँ दर्शाते हैं, नीचे दर्शाते हैं। कहाँ दर्शाते हैं, नीचे दर्शाते हैं। दर्शाने के लिए नीचे रखते हैं, वरना बच्चों वह एस और डी के बीच में आता है। कहाँ आता है, एस और डी के बीच में आता है। कंप्लीट। और कहाँ से लेकर कहाँ, तो एफ विभाग कहाँ होता है बच्चों, छठी और सातवीं आवर्त के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैंने एफ विभाग में आपको बता दिया है 6 आवर्त कौन सी होगी, 6 से लेकर 7। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एफ विभाग का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। ये पूरे विभाग की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। तो क्या है, पूरे विभाग की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। वैसे अगर एफ की अगर आप देखो तो एफ में लिखा है n-2 एफ 1 से लेकर 14 लिखा है, 1 से लेकर 14 यानी पहला दूसरा इस तरह से कितने भरे जाएंगे, 14। ठीक है। फिर लिखा है n-1 डी के लिए क्या लिखा है, n-1 और s के लिए क्या लिखा है, ns। लेकिन d के ऊपर देखोगे तो क्या लिखा है, 0 से 1 लिखा है। यानी मैक्सिमम डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1। कम से कम कितना आएगा, 0। ठीक है। और ns अब ये n-2 क्यों लिखा है बच्चों, वो मैं बता देता हूँ। अगर छठी आवर्त होगी, आवर्त कौन सी होगी, छठी, तो उसके अंदर देखोगे तो क्या होगा, 6s होगा। क्या होगा, 6। और n-d की बात करेंगे तो क्या होगा, 5d। और f की बात करेंगे तो क्या होगा, 4f। इसीलिए d के लिए क्या लिखा है, n-1 और यहाँ पे s के लिए क्या लिखा है, n। d के लिए क्या लिखा है, n-1 और f के लिए क्या लिखा है, n-2। अगर इसके अंदर n की वैल्यू 6 है तो इसके लिए n की वैल्यू 4 है, तो इसलिए कैसे दर्शाया है, n-2 से। और 5 इसलिए कैसे दर्शाया है, n-1 से। अब f विभाग की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछी जाए तो f के आगे क्या लिखोगे, n-2 1 से लेकर 14। d के ऊपर क्या लिखोगे, 0 से 1। और f d और s के ऊपर लिखोगे 2। कंप्लीट। इस तरह से f विभाग की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये जैसे इसको संक्रांति तत्व कहा या संक्रमण तत्व कहते थे, वैसे इसे आंतर शब्द जुड़ रहे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात बच्चों, छठी आवर्त जो होती है उसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। छठी आवर्त को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी। मैंने लिखा नहीं है, जो छठी आवर्त है उसे क्या कहेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी। क्या कहेंगे, लैंथेनाइड। और जो सातवीं आवर्त है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टेनाइड श्रेणी। क्या कहेंगे बच्चों, एक्टेनाइड श्रेणी। छठी आवर्त को लैंथेनाइड, सातवीं आवर्त को एक्टेनाइड श्रेणी ऐसा नाम दिया गया है। छठी आवर्त में केवल एक प्रोमेथियम जो तत्व है, छठी आवर्त में आप देख सकते हो यहाँ पे उसका ही रंग बदला हुआ है, उसका रंग क्या है, बदला हुआ है। जो छठी आवर्त में जो प्रोमेथियम तत्व है
वह रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव तत्व है। जबकि 7वीं आवर्त में जितने भी तत्व हैं सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते। आप इस तरह से अपना एक विभाग में बच्चों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको कहाँ से कहाँ तक आता है उसके बारे में बतानी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतानी, उनके वर्ग या समूह की विशेषता आपको बतानी, कितनी चीज़ें हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था बच्चों। इसके आधार से आपको ये नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये अपने आवर्त सारणी का इतिहास है जो हमें पता ही होना चाहिए कि भाई एस विभाग कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले और दूसरे वर्ग था। पी विभाग कहाँ से कहाँ तक है, तो 13 से लेकर 18 वर्ग। डी विभाग कहाँ है, 3 से लेकर 12 वर्ग। एफ विभाग कहाँ है, 6वीं और 7वीं आवर्त के अंदर। एस विभाग, ठीक है, पी विभाग, डी विभाग और एफ। डी विभाग का नाम दिया संक्रमण तत्व, एफ विभाग का नाम दिया आंतर संक्रमण तत्व। इस तरह से हमने नाम दिया। एस विभाग की विशेषता थी क्या थी, तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु नाम दिया। पी विभाग में हमने 18 को क्या कहा, उत्कृष्ट, उसकी विशेषता क्या है वो पता होनी चाहिए। 17 को क्या कहा, हेलोजन, क्यों हेलोजन कहा वो पता होना चाहिए। फिर 16 को हमने क्या कहा, चालकोजन, क्यों चालकोजन कहा वो पता होना चाहिए। जैसे इस सभी चीजों के बारे में। अब यहाँ एक नई हमने बात सीखी, एस विभाग में सभी धातु है, डी विभाग में भी सभी धातु है, एफ विभाग में भी सभी धातु है, जबकि पी विभाग में धातु, अधातु और अर्धधातु मिक्स है। इसलिए हमने कहा ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण अधिक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो एफ विभाग के अंदर बहुत सी ऐसी धातु है जिनका प्रमाण बहुत ही माइनर, ऐसा कह सकते हैं नैनोग्राम से भी कम है अपनी पृथ्वी की सतह पर, या उनका जो प्रमाण है, उनका जो प्रतिशत है वह नैनोग्राम से भी बहुत कम होता है। यानी कि इनमें से बहुत सी ऐसी धातु है जो बहुत ही कम माइनर स्वरूप में हमें प्राप्त होती है। इस तरह से हमारी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में हमारा जो टॉपिक था वो बच्चों कंप्लीट हो गया। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार से अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकिएगा। मैंने यहाँ पॉइंट के आधार से लिखा है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसी पॉइंट को आप नोट करके लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको ध्यान में रहे। कंप्लीट। नमस्कार, धन्यवाद।